गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नोटबुक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग चर्चा करने वाले हैं भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल में हमने कल एक टॉपिक देखा हुआ था और उस टॉपिक में हमने बात करी हुई थी महासागरीय तरंगों के बारे में। वेव्स मतलब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पानी आगे बढ़ रहा है, लेकिन संभवतः ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे वो ज्वार भाटा की बात करेंगे और महासागरीय धाराओं की बात करेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर इस वजह से है क्योंकि महासागरीय धाराओं में हम थोड़ा सा ज़्यादा अगर डीप में जाएंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ये चीज़ देख लेंगे कि भाई कौन सी महासागरीय धारा कहाँ पे है और कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है। खास आपको सूचना मैं देना चाहूँगा क्योंकि ये जो क्लासेस हो रही हैं ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए भी नहीं हो रही हैं। हालांकि जो मटेरियल है आपका वो यूपीएससी स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम सबके लिए सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी हम इसमें आरओ एआरओ को टारगेट करते हुए बातें करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या पढ़ना है संभवतः क्लासेस आपकी हुई हैं, उसमें बता दिया गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार और डिक्टेट कर दूंगा कि आरओ एआरओ में क्या क्या पढ़ना है। खासकर ज्योग्राफी की बात करें क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन आरओ एआरओ में ज्योग्राफी का आपको देखने को मिलता है। तो क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो तो मास्टर आपको बताएगा, लेकिन क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे तो अगर आप खुद से भी क्लास करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिटेल मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे निश्चित तौर पर इसको क्लास करना। ठीक है, तो टारगेट हम जो कर रहे हैं वो आरओ एआरओ के लिए आप जानते हैं यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस इसमें नहीं है, ये आयोग कराता है, लेकिन हाँ अलग है ये। ठीक है, तो इसमें क्या क्या टॉपिक करने हैं हमें एक बार हम आपको टॉपिक बता देते हैं। आपने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी जैसे कि पर्वत पठार, ये सब सारी चीज़ें कर ली हुई होंगी आपने। पर्वत पठार के बारे में बात करी है आपने, पढ़ा होगा। ठीक है, मैदानों के बारे में भी बात की होगी, मतलब हो चुकी है, इस चैनल पे हो चुकी है। ज्वालामुखी, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। पर्वतों के बारे में संभवतः पूरी बातें हो चुकी होंगी, मतलब वर्ल्ड में और भारत में। ठीक है, पठार के बारे में, पठार अर्थात भारत और वर्ल्ड दोनों के बारे में चर्चा हो चुकी होगी। पर्वतों के बारे में बात हो चुकी होगी, मैदानों के बारे में भी सारी बातें हो चुकी होंगी, और ज्वालामुखी मैं ऐसा मान के चलता हूं। लेकिन अगर मैं करा रहा हूं आपको ज्योग्राफी तो निश्चित तौर पर मैं इन टॉपिक को, अगर आपको जरूरत महसूस होगी कि आप मुझसे पढ़ना चाहें तो निश्चित तौर पर हम इनको दोबारा डिक्टेट कर देंगे, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मुख्य टॉपिक हैं जो आपको करने हैं। देखो कुछ क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में करंट अफेयर को रिलेट करके भी पूछता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, और खासकर मास्टर तो आपको पढ़ाएगा ही, तो इसमें बहुत चिंता लेने की या लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये करा दिया गया है, बाकी सारी चीजें हम आपको कराएंगे। और देखो एक छोटा सा ही सिलेबस हमें, मुझे लग रहा है इसमें करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं करना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन ज्योग्राफी से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज्योग्राफी में एक ओवरऑल चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरऑल चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी सारी चीज़ें रहेंगी। और अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं फिर से वही चीज़, महासागरीय जल संचलन, महासागरीय जल संचलन, इसकी हम लोग बात करेंगे। महासागरीय जल संचलन, तो हमने तीन बातें यहाँ पे एक बार डिक्टेट कर देता हूं। पहली जो हमने बात करी हुई थी वो तरंगों के बारे में थी। तरंगों के बारे में क्या यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हालांकि पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, तो इसको हम लोग आरओ एआरओ के लिए
बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है ज्वार भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा आप जानते हैं कि महासागरीय जल संचरण जो है वो 3 तरीके से ही होता है, चौथा तरीका नहीं है। आप लोग इसको खास ध्यान रखेंगे, तरंगों द्वारा, ज्वार भाटा द्वारा और महासागरीय धाराओं द्वारा, ठीक है। महासागरीय धाराओं द्वारा जल का संचलन होता है। अब आप कहेंगे, मास्टर से पूछेंगे कि कोई चौथा भी है? नहीं, चौथा कोई नहीं है, ठीक है। इन 3 प्रकार या 3 टाइप्स के द्वारा ही या इन 3 कारकों के द्वारा ही महासागरीय जल संचरण होता है, अन्यथा नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो ज्वार भाटा ये काफी इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए, और ये तो बेहद महत्वपूर्ण चीज है। महासागरीय जलधाराएं जो है काफी ज्यादा पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछेगा कि भाई कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, लगातार आरओ स्टेट पीसीएस को कवर करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वार भाटा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, हालांकि कल भी इसके बारे में हमने कुछ चर्चा की हुई थी, थोड़ा सा कंसेप्ट देखा हुआ था, बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं था। महासागरीय धाराओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और आज हम लोग केवल और केवल इनके कारक की बात करेंगे, इनके कारक की बात करेंगे। कारक में थोड़ा सा कंसेप्ट भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कारक में थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेंगे, जैसे मान लो अगर कंसेप्ट पूछ दिया कि भाई ये महासागरीय धाराएं जो हैं इनके उत्पन्न होने के कारक क्या है, फैक्टर क्या है, तो हमें इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर पूछेगा तो कारक कॉन्सेप्ट के तौर पर, और दूसरा जो इशू है यहाँ पे जो फैक्चुअल डाटा आपके पास में रहेगा, हम लोग जो हमारे महासागर हैं, ठीक है, तो इनमें कौन सी ठंडी जलधारा है और कौन सी गर्म जलधारा है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ गए। तो 2 चीजें पर हम लोग आज बात करेंगे, एक तो कारक और दूसरा कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं और कौन सी गर्म जलधाराएं हैं। अब ये ठंडी गर्म जलधाराएं जो हैं ये अलग अलग महासागरों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, तो निश्चित तौर पर हमें अलग अलग जलधाराएं देखनी पड़ेंगी और अलग अलग महासागरों। तो केवल आज हम एक महासागर की बात करेंगे, प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर में कौन कौन सी गर्म एवं ठंडी जलधाराएं वो बहती है, ठीक है। कौन से तट को छूती हुई जाती हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन से तट को या कौन से तट से लगती हुई जाती हैं या कौन से तट से लगती हुई ठंडी और गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग महासागरीय प्रशांत महासागरीय जलधाराओं की बात करेंगे, और बाकी अटलांटिक के बारे में, हिंद महासागर के बारे में, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी और लंबी क्लास में आप जानते हैं देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्वार भाटा से, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया था ज्वार भाटा, हम लोग दिख रहा है ये हमने कंप्लीट किया हुआ था। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, ठीक है। चलिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, इसको खास ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है आपसे कभी स्टेट पीसेस में पूछे। ये हमने कल आपको बताया हुआ था, ये हमने कल आपको बताया हुआ था ज्वार भाटा। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट करता है, काम करता है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है उसमें ये है कि भाई इसकी उत्पत्ति जो है ये चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये इसके पीछे मेन रीजन है। कभी आपसे पूछे कि भाई ज्वार भाटा उत्पन्न क्यों होता है, ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों के बीच जो परस्पर गुरुत्वाकर्षण है, ऐसे आपसे पूछ देगा गुरुत्वाकर्षण है या फिर कोई यांत्रिक शक्ति है या फिर कोई बोल देगा गतिज ऊर्जा है, ऐसे करके पूछेगा आपसे, तो निश्चित तौर पर आरओ के लिए देखें तो इसमें पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण ये मेन काम करता है, जिसकी वजह से ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैप में देखें तो आपको निश्चित तौर पर चीजें समझ में आएंगी। होता है क्या, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, लिखा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण जो है इसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा की ओर खींचती है, ठीक है, सूर्य तथा चंद्रमा की ओर खींचती है। अब कैसे खींचती है, देखो भाई कैसे खींचती है,
ये कुछ खिंचाव लग रहा है, देखो एक बार समझ लो फिर मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा। ये पृथ्वी है यहाँ पे। जब कहा जाता है कि दीर्घ ज्वार आ रहा है, दीर्घ ज्वार मतलब बृहद ज्वार, आप समझ पा रहे हैं? दीर्घ ज्वार मतलब बृहद ज्वार, बड़ा, ठीक है। तो ये तभी संभव होता है जब आप देख रहे हैं कि पृथ्वी बीच में है, चंद्रमा इसके इधर है और सूर्य इसके इधर है, या फिर चंद्रमा बीच में है, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के, तब भी आप देखेंगे दीर्घ ज्वार आता है। तो दो कंडीशन जो है वो दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि भाई दीर्घ ज्वार कब कब आता है। तो दो ही कंडीशन है। दो कंडीशन क्या क्या है? हालांकि कंडीशन तो एक ही है कि तीनों एक सीध में हो, ठीक है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य ये एक सीध में हो तभी दीर्घ ज्वार आता है। लेकिन एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है? हम इसमें निकाल सकते हैं, निकाल ये सकते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा को ही दीर्घ ज्वार आता है। अर्थात जब चंद्र ग्रहण होगा तब दीर्घ ज्वार आएगा, और जब सूर्य ग्रहण होगा तब दीर्घ ज्वार आएगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप खास ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ठीक है, इस समय अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या, इस समय में भी दीर्घ ज्वार आता है, और इस समय क्या? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या क्या निकल गया है? पहला, दीर्घ ज्वार जो आता है वो तीनों एक सीध में हो, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आया पूर्णिमा हो तथा अमावस्या, इसके समय भी दीर्घ ज्वार आता है। और ये स्थिति ऐसी है जब तीनों जो है एक सीध में होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको हल्का समझ में आ गया होगा नहीं? हाँ आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये दीर्घ ज्वार की स्थिति है। अब अच्छा, निम्न ज्वार कब आता है? तो निम्न ज्वार ये आप कह सकते हैं कि भाई जब तीनों एक सीध में ना हो, या सूर्य पृथ्वी के अगल बगल हो, इधर उधर हो, या फिर चंद्रमा जो है पृथ्वी के इधर उधर हो, तब पृथ्वी पर दीर्घ ज्वार नहीं आता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निम्न ज्वार की स्थिति। अब निम्न ज्वार की स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है, देखिए जैसे सूर्य महोदय यहाँ पे है और चंद्रमा यहाँ पे है, तो क्या कर रहे हैं? पृथ्वी पे दोनों जो है विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं चित्र में, ठीक है। अच्छा, फोटो हमने इस वजह से लगाई हुई जिससे आपको आसानी से समझ में आ रहे। भले ही आप आरओ को पढ़ रहे हो, आप जानते हैं कि काफी लोग फैक्चुअल डाटा रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैक्चुअल डाटा रटने से कोई कह सकते हो कि बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। आप एक बार पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आप डायग्राम से पढ़ें। जब भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या हिस्ट्री कभी पढ़ रहे हो तो डायग्राम से पढ़ने की कोशिश करें, और खासकर जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपको डायग्राम एक लेना चाहिए। तो यहां से आपको दीर्घ ज्वार आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। निम्न ज्वार की स्थिति कब बन रही है? निम्न ज्वार की स्थिति कब बन रही है? जब सूर्य जो है पृथ्वी पे और चंद्रमा जो है पृथ्वी पर विपरीत बल लगाते हैं, या आप कह सकते हैं कि अलग अलग दिशाओं से गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। तो बहुत ज्यादा जो पृथ्वी का पानी है वो ऊपर नहीं उठता है, ठीक है। आप जानते हैं ज्वार भाटा कैसा है? एक कॉन्सेप्ट हमने कल बताया हुआ था, ऊर्ध्वाधर दिशा में पानी। कैसा है? ऊर्ध्वाधर दिशा में ऐसे चलता है पानी, ठीक है, ऐसे नहीं चलता है, क्षैतिज नहीं चलता है। तो इस समय ये निम्न ज्वार आएगा। तो ये दो स्थितियां हैं, आपको बखूबी समझ में आ गई होंगी। मुझे तो लग रहा है कि समझ में आ गई होंगी। अब इससे ज्यादा समझाना मतलब मास्टर के लिए थोड़ा सा उबाऊ हो जाएगा, ठीक है। तो निम्न ज्वार कब आता है, दीर्घ ज्वार कब आता है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, ये जो फोटो लगी हुई है और ये जो फोटो है ये सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप सोचेंगे मास्टर ने दो फोटो लगा रखी हुई है, एक ही को समझाया हुआ है, एक को छोड़ दिया हुआ है। तो ये वाली जो फोटो है और ये वाली जो फोटो है वो सेम है। कैसे सेम है? देखो तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ये हमने यहाँ पे कर रखा हुआ है, ठीक है। चंद्रमा को बीच में रखा है और सूर्य इधर कर दिया है और ये पृथ्वी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला यहां से मिल रहा है इस वाले पोर्शन से। तो समझ में आ गया दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार कब आता है। चलिए
अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर कहीं से कोई क्वेश्चन आपको कहीं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अगर कहाँ से पूछा जा सकता है, अगर ये बता दिया जाए तो निश्चित तौर पर आपकी क्लास सफल होएगी। चलिए ज्वारभाटा हमने देख लिया, तो पहला यहाँ पे देखा कि गुरुत्वाकर्षण ये काम करता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। जो हमने डायग्राम देखा है थोड़ा सा डिक्टेट कर देते हैं। कहा जाता है कि इसका जो प्रभाव है स्थल की अपेक्षा जल पर अधिक पड़ता है। किसका प्रभाव? गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जल पे अधिक पड़ता है। चंद्रमा सूर्य से बहुत छोटा है, परंतु यह सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट है, जिस कारण चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से 2.17 गुना अधिक होता है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे पूछे कि कौन से किसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी पर उच्च ज्वार का ज्यादा प्रलयकारी कारण बनता है, तो आप बताएंगे कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी पर उच्च ज्वार लाने में सूर्य से ज्यादा महत्व रखता है। सूर्य से ज्यादा महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि सूर्य काफी दूर है पृथ्वी से और चंद्रमा जो है वो काफी नजदीक है। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी पे ज्यादा लगता है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सूर्य से ज्यादा इफेक्टिव होता है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला अपकेंद्रीय बल ज्वारभाटा का एक अन्य कारण है। ठीक है, तो पहला कारण क्या हुआ? पहला कारण गुरुत्वाकर्षण हो गया और दूसरा कारण यहां पे अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय मतलब केंद्र से बाहर, अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र के अंदर की बात हो रही है, केंद्र से अंदर की बात हो रही है। जैसे देखो कैसे, अपकेंद्रीय मतलब ये मान लो हमने एक बिंदु मान लिया, इसको सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, तो कैसे? केंद्र के बाहर ऐसे। ठीक है, हाँ ये वाला हिसाब रहता है। और केंद्र के अंदर की बात करें तो केंद्र के अंदर की जब भी हम बात करते हैं तो आप कहेंगे कि अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसे वाला हिस्सा बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अभिकेंद्रीय बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय मतलब केंद्र से बाहर। तो पहला ऐसा कॉन्सेप्ट या बल जो कि ज्वारभाटा के लिए उत्तरदायी है वो कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात आप देखेंगे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। और दूसरा जो कारण है ज्वारभाटा आने का वो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल। ठीक है, हाँ तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों मिलकर दो महत्वपूर्ण ज्वारभाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। कौन कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल। निकल के आ गया। अगर आपसे पूछे मान लो आरओ यारो में तो आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए, चंद्रमा की तरफ वाले भाग वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वारभाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। ठीक है, विपरीत दिशा में जब बल लग रहा होगा तो निश्चित तौर पर ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, पृथ्वी के विपरीत दिशा की बात कर रहा है। ठीक है, पृथ्वी के मतलब खींच रहा होगा, एक इधर सूर्य है इधर चंद्रमा है और बीच में पृथ्वी है, तो खिंचाव करेगा तो क्या होगा? ज्वार उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। बाकी कोई यहाँ पे आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है नहीं। कल जो आपको पीपीटी या जो मैं आपको डिक्टेट करूंगा उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी जो कि सीधे पॉइंट आउट करके मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा मटेरियल है। इसमें से काफ़ी चीज़ें मुझे निकालनी पड़ रही हैं जो कि आरओ एआरओ के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग कल विस्तार से बात करेंगे। विस्तार से मतलब फैक्चुअल डाटा पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? ये बहुत ज़्यादा मटेरियल है। ठीक है, हाँ इसमें मुझे चीज़ें निकालनी पड़ रही कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो बोर नहीं होना, नहीं तो पता चले कि कॉन्सेप्ट समझाने में ही आपको बोरियत महसूस हो, ये तो नहीं आता है आरओ में, आपने ये भी पढ़ा दिया। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ लो एक बार, समझ जाओगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है,
चलिए, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, कल से हम आपको एक अलग से चीजें कराएंगे इसमें। चलिए, ज्वार भाटा कितने तरह के होते हैं एक बार मैं बता देता हूं आपको। अच्छा, ज्वार भाटा के इंपॉर्टेंस क्या है, ये काफी महत्वपूर्ण है, आरओ एआरओ में आपसे पूछा जा सकता है, तो हम लोग यहां पे बात करते हैं। ज्वार भाटा को आवृत्ति अर्थात आप देखेंगे 24 घंटे या एक दिन में ज्वार भाटा कितनी बार आता है तथा ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब ये मुझे निकालनी पड़ रही है इसमें से चीज, ठीक है, आपको बतानी पड़ रही है कि भाई ज्वार भाटा आवृत्ति और ऊंचाई के आधार पर हमें यहाँ पे डिवाइड करना होता है, अर्थात दो तरह से हम इनको देख सकते हैं। आवृत्ति के आधार पर 24 घंटे में कितनी बार आ रहा है, और दूसरा ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, ऊंचाई के आधार पर अर्थात निम्न ज्वार आ रहा है या उच्च ज्वार आ रहा है। तो दो तरह से वर्गीकरण किया गया है, एक तो ऊंचाई के आधार पर और दूसरा आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार की बात करें अगर, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने घंटा कितने समय में आ रहा है, 24 घंटे में 4 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। हमने कल बताया था, संभवतः आप देखेंगे 24 घंटे में जो एक नियम है, 24 घंटे में 2 बार जल ऊपर उठता है, 2 बार नीचे गिरता है, ठीक है, तो ये 2 ही बार यही घटना होती है। बाकी एक जगह हमने कल आपको बताई हुई थी, ब्रिटेन वाला एरिया जो हमने बताया हुआ था, वहां पे ये अपवाद है कि 24 घंटे में पानी 4 बार ऊपर उठता है और 4 बार नीचे गिरता है। तो वो एक अपवाद के तौर पर हमने देखा हुआ था, एक अपवाद। आवृत्ति के आधार पर बात करें तो 2 तरह से है, अर्ध दैनिक ज्वार और दूसरा है दैनिक ज्वार, ठीक है। तो आवृत्ति के आधार पर अगर बात करें, 24 घंटे की बात करें तो पहला हमने देखा यहां पे अर्ध दैनिक ज्वार, और दूसरा यहां पे हमने देखा हुआ है दैनिक ज्वार, ठीक है। ये तो 2 तरह का है, बस इतना ही पढ़ना है। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया आवृत्ति के आधार पर कौन कौन आवृत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण बताओ, तो आवृत्ति के आधार पर हमने 2 यहां पे देखे हुए हैं, ठीक है। तीसरा एक और है मिश्रित ज्वार। तो 3 तरह, या चौथा यहां पे बिल्कुल भी नहीं तो सोचेंगे कि चौथा भी है, नहीं, हाँ, तो ध्यान रखना, आवृत्ति के आधार पर हमें 3 तरह के ज्वार दिखाई पड़ते हैं। एक तो अर्ध दैनिक है और दूसरा दैनिक है, या आप कह सकते हैं दैनिक, अर्ध दैनिक और मिश्रित। तो मैं आपको लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, नहीं तो आप परेशान होंगे। कल से आपको थोड़ा सा मटेरियल ठीक, मतलब बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट मिलेगा। तो आवृत्ति के आधार पर पहला यहां पे है आवृत्ति के आधार पर अगर देखें तो 2 तरह से डिवाइड किया गया है, 3 तरह से है यहां पे। एक तो दैनिक है, ठीक है, और दूसरा अर्ध दैनिक है। देखो यही सब है, इतना ही कुछ करना है, इतना ही कुछ करना है। और तीसरा है मिश्रित, ठीक है, 3 तरह से यहां पे आते हैं। तो 3 प्रकार जो है वो आवृत्ति, और दूसरा एक था अर्थात यहां पे हमने देखा हुआ था ये ऊंचाई के आधार पर। तो ऊंचाई के आधार पर निम्न और उच्च, अब इसमें नहीं बोलेंगे अर्ध उच्च, ठीक है, हाँ। तो ये आवृत्ति के आधार पर है और ये ऊंचाई के आधार पर, ये ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए, तो ये हमने यहां पे देख लिया हुआ है। एक बार इसकी परिभाषाएं आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषाएं उनको रटने की जरूरत है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे पूछा जाता है कि ज्वार भाटा को परिभाषित करते हुए इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। स्टेट पीसीएस में कुछ ऐसे ही पूछा जाता है, तो इस वजह से हमने ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये पीपीटी में थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल है, ठीक है।
पीपीटी में थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल है। तो मिश्रित ज्वार की हमने यहाँ पे बात कर ली हुई है। उच्च ज्वार ये हमने देख लिया हुआ था, अभी आपको बता दिया हुआ था। उच्च ज्वार अर्थात ये कब आता हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग टाइड। उच्च तथा वृहद ज्वार भाटा, स्प्रिंग टाइड की बात हो रही है। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा तथा सूर्य के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है और फलस्वरूप इन दोनों में उच्चतम ज्वार का निर्माण होता है, जिसे उच्च ज्वार कहते हैं। ठीक है, ये हमने जब क्लास स्टार्ट की हुई थी तभी आपको डिक्टेट कर दिया हुआ था, बता दिया हुआ था कि जब तीनों एक सीध में रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अर्थात पूर्णिमा की स्थिति है और अमावस्या की स्थिति है। ठीक है, पूर्णिमा की स्थिति है, अमावस्या की स्थिति है, तो यहाँ पे आप ऐसी भी बोल सकते हैं चंद्र ग्रहण। ये मैं अलग से आपको बता रहा हूं, पूछा जा सकता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ठीक है, हाँ, तो चंद्र ग्रहण जब होगा और सूर्य ग्रहण जब होगा तो निश्चित तौर पर उच्च ज्वार ही आएगा, निम्न ज्वार नहीं आएगा। ठीक है, पूर्णिमा हो अमावस्या हो, तो ये इसी के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इसी के क्या है, कॉन्सेप्ट है, पूर्णिमा और अमावस्या के कॉन्सेप्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि इसका उदाहरण है। अर्थात चंद्र ग्रहण जब होगा, जब सूर्य ग्रहण होगा, तो निश्चित तौर पर दीर्घ ज्वार आएंगे। ठीक है, अर्थात उच्च ज्वार आएंगे। हाँ, ठीक है, तो बाकी सारी कंडीशन अलग रहेंगी। अर्थात जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर विपरीत बल लगाते हैं तो निम्न ज्वार की स्थिति बनती है। तो ये उच्च ज्वार हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उच्च ज्वार कैसे आता है, कब आता है? हाँ, तो तीन कंडीशन, जब तीनों एक सीध में हो, और तीनों एक सीध में कब होंगे, पूर्णिमा और अमावस्या को, अर्थात चंद्र ग्रहण और जब सूर्य ग्रहण होगा तो निश्चित तौर पर पृथ्वी पे उच्च ज्वार अर्थात दीर्घ ज्वार आएंगे। ठीक है, दीर्घ ज्वार आएंगे। चलिए, निम्न ज्वार, लघु ज्वार भाटा, नीप टाइड की बात हो रही है। नीप टाइड देखो, शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी या आप कह सकते हैं या अष्टमी के दिन, यहाँ यह नहीं रहेगा, यहाँ पे या कर लेंगे, या अष्टमी के दिन सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाने वाली दिशाओं में स्थित होते हैं। कैसे बना रहे हैं समकोण, यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। सूर्य यहाँ पे है और ये चंद्रमा यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, सूर्य का या सूर्य की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इधर लग रहा है पृथ्वी पे, और इधर उल्टे साइड में ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव लग रहा है। तो जब ये ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित तौर पर निम्न ज्वार की स्थिति बनेगी। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कब निम्न ज्वार आ रहा है, कब उच्च ज्वार आ रहा है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे सूर्य तथा चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं, फलस्वरूप एक कम ऊंचाई वाला ज्वार का निर्माण होता है, जिसे निम्न ज्वार कहते हैं, जिसे निम्न ज्वार कहते हैं। तो उच्च ज्वार क्या होता है, निम्न ज्वार का क्या होता है, ये वाली हमने स्थिति यहाँ पे देख ली हुई है। बाकी आप लोग चीजें देख लेना एक बार। देखो, ये एक चीज और देख लो, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। माह में कहाँ गए, माह में अर्थात एक महीने में एक बार चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है, और इस स्थिति को उपभू अथवा भूमि नीच कहते हैं, और इस स्थिति में सामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। उच्च ज्वार कब उत्पन्न होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप भी होगा और चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में होंगे, तब क्या होगा, तब उच्च ज्वार आएगा। और दूसरी स्थिति निम्न ज्वार वाली स्थिति क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी के समीप तो है लेकिन समकोण बना रहा है, तो फिर क्या होगा, निम्न ज्वार आएगा। हाँ, समकोण बना रहा है तो निम्न ज्वार की स्थिति बनती है। ठीक है, चलिए बाकी आप चीजें देख लेना एक बार। हमने ज्वार भाटा में
प्रकार देख लिए, टाइप्स देख लिए, कैसे कैसे उत्पन्न होता है, निम्न ज्वार क्या होता है, उच्च ज्वार क्या होता है, कैसे ये बनता है, किस कारण से बनता है, ज्वार भाटा उत्पन्न क्यों होते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बातें की हुई, ये हमने यहाँ पे बातें की हुई हैं। चलिए बाकी और इसको एक बार पढ़ लेना जाके, क्योंकि ये जो मटेरियल है आपके बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस की बात करेंगे, यूपीएससी की बात करेंगे, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे शब्दावलियों में, शब्दावलियों में आप ये देख सकते हैं उपसौर की स्थिति कब बनती है। देखिए उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, निकट नहीं, निकटतम, समझ रहे हैं, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो उपसौर की स्थिति बनती है, अर्थात पेरीहिलियन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और ये स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। अब आप ये ऐसा मत पूछ देना मास्टर से कि साहब सर 3 जनवरी को सर्दी बहुत होती है, और आप बोल रहे हैं कि उस समय पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक है तो गर्मी होनी चाहिए। नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है, तो जो हिस्सा पृथ्वी का हिस्सा जो सूर्य के सामने पड़ेगा वहां पे धूप होएगी। हाँ, तो 3 जनवरी के दिन पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम होती है और इस स्थिति को उपसौर बोला जाता है। लेकिन कहां पे? सूर्य की जो किरणें हैं वो दक्षिणी ध्रुव में, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं। इस वजह से जब दक्षिणी गोलार्ध में आपको गर्मी महसूस होगी, वहां पे गर्मी महसूस होगी। हम लोग कहां पे हैं? हम लोग तो उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पे लंबवत नहीं पड़ रही होंगी उत्तरी गोलार्ध पे, ठीक है। हाँ, तो इस समय सर्दी हो रही है। तो अब समझ गए होंगे कि भाई 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है और आप कह रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम है, लेकिन फिर भी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि भाई सर्दी कैसे हो रही है? सर्दी इस वजह से मैंने बता दिया क्योंकि इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य लंबवत चमक रहा है और हम कहां पे हैं? हम हैं उत्तरी गोलार्ध में। हाँ, तो यहाँ पे सूर्य लंबवत नहीं चमक रहा है, इस वजह से हमारे यहाँ सर्दी हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ आ गई। एक और स्थिति है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती है तो उसको अपसौर, एपिलियन अर्थात एफेलियन इसको बोलते हैं, अर्थात काफी दूर है। अब कैसे? देखो, ये वाली जो स्थिति है यहां पे, ये इधर पृथ्वी है, इधर सूर्य है, ये ठीक है, ये सूर्य है। ये जो स्थिति है ये अपसौर वाली है, ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं पृथ्वी इस समय पृथ्वी सूर्य से काफी दूर है, काफी दूर है। और ये कब हो रहा है? 4 जुलाई को, ठीक है, ये 4 जुलाई को हो रहा है। और यहां पे आप देखेंगे, ये यहां पे जो है, ये मैं पृथ्वी कर देता हूं, यहां पे जैसे पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये वाली जो स्थिति है ये उपसौर वाली स्थिति। तो ये जो स्थिति बन रही है ये 3 जनवरी को बनेगी और ये वाली स्थिति 4 जुलाई को बनेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको फैक्ट था जो आपको बताना था मुझे, और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि उपसौर क्यों होता है, कब होता है, और अपसौर कब होता है, क्यों होता है। तो ये चीजें आपको पूछा क्या जाएगा, अपसौर की स्थिति कब बनती है और उपसौर की स्थिति कब बनती है, तो आप बता देंगे 3 जनवरी और 4 जुलाई ऐसी स्थितियां बनती है। चलिए, तो ये हमने ज्वार भाटा की बात करी हुई है, ज्वार भाटा के बारे में हमने बात की हुई है। ज्वारीय धारा क्या होती है, हालांकि नहीं पूछा गया है। ये देखिए ज्वारीय धारा, ये यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैप से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि ज्वारीय धारा आपको पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। ये पूरा का पूरा समुद्र है, ठीक है, और ये स्थल वाला भाग है और इसी के बीच में थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा, यहाँ पे पानी भर जाता है कभी कभी। तो जब कभी भी ये तेज पानी का बहाव इस कटे हुए भाग में प्रवेश करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वारीय धारा आई हुई है। और ये कौन सा? ये स्थल वाला भाग है। तो ये आप कह सकते हैं एक तरह की झील बनी हुई है। लगून देखा हुआ है आपने? जैसे चिल्का क्या है? एक लगून है, ठीक है, चिल्का ऐसे ही बना हुआ, चिल्का झील बिल्कुल ऐसे ही है, लगून। इधर स्थल है, इधर स्थल, बीच में थोड़ा सा मोहरा है, और आप देखेंगे यहाँ पे ज्वारीय धाराएं काफी ज्यादा तेज होती है। हाँ, पानी बहुत तेज से प्रवेश करता है। तो ये बातें हमने यहाँ पे की। चलिए, कुछ चीजें और देख लेते हैं।
ज्वारी भित्ति तो कोई मतलब नहीं है। ज्वार भाटा का महत्व क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आरओ एआरओ में। आरओ एआरओ में ये आपसे क्वेश्चन पूछे क्या क्या महत्व, इसके लाभ क्या है। देखो, नदमुखों पर स्थित बंदरगाहों तक साधारणतः जहाज नहीं पहुंच सकते थे या नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जब ज्वार आता है, जैसे ही समुद्र तट से टकराता है, तो आप देखेंगे उसकी थोड़ी सी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, और आप ये कह सकते हैं नौ संचलन में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो टाइड है अर्थात ज्वार भाटा है, वो आप ये कह सकते हैं कि जब ये आता है तो जहाज जो है वो बंदरगाह तक सुगमता से पहुंच जाते हैं। बहुत तेजी के साथ में पानी आता है, हाँ बहुत तेजी। तो एक तो लाभ ये हुआ कि जहाज बंदरगाह पर आसानी से, और इतनी देर बाद जो है भाटा, मतलब ज्वार जब आया हुआ है तो समुद्र तट के पास में जहाज आ गए, और इतना समय में ये पानी नीचे उतरता है, अर्थात भाटा मतलब पानी नीचे उतरता है कि आप अपना बढ़िया से सामान सब उतार लें, ठीक है, बढ़िया से एकदम रेडी हो जाए। हाँ, तो फिर क्या होता है, तो फिर दोबारा से जब ये भाटा आता है तो तेजी से पानी अंदर समुद्र में जाता है, और जहाज बहुत तेजी के साथ में अंदर फिर चले जाते हैं। तो ये जहाजों के, आप ये कह सकते हैं कि पानी वाले जो जहाज हैं, इनके आवागमन में सुगमता, ठीक है। तो पहली बात हो गई। दूसरा यहां पे आप कह सकते हैं दूसरा, मछली पकड़ने में आसानी है। मछली पकड़ने वाले नागरिक ज्वार के साथ खुले समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, और भाटे के साथ क्या करते हैं, सुरक्षित तट पर लौट आते हैं। तेजी के साथ में ज्वार आता है। ज्वार भाटे की वापसी लहर समुद्री तट पर बसे नगरों की सारी गंदगी तथा प्रदूषित जल है, इसको समुद्र में बहा कर ले जाती है। तो जो भी आप जानते हैं ना, कई बार बोलता है बीच पे सफाई रखो सफाई रखो, हाँ, तो क्या करते हैं वो सब जो आप खा पी के उधर डालते हैं जाके, तो वो सब कौन साफ करता है, यही ज्वार भाटा तेजी के साथ में आता है, और समुद्र तट पर बीच पे जो भी पड़ा हुआ है सब गंदा सामान अंदर। तो ये भाटे की लहर वापस जाते समय कई समुद्री वस्तुओं जैसे शंख घोंगे आदि किनारे छोड़ जाती है, जिससे आप देखेंगे कई लोग जो है उसको पहनते हैं, आभूषण की तरह यूज करते हैं। ज्वार भाटे के कारण समुद्री जल गतिशील रहता है, जिससे ये जल साफ रहता है और जमता नहीं है। इंग्लैंड के बंदरगाहों के शीत ऋतु में न जमने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ज्वार भाटा है, ठीक है। तो ये ज्वार भाटा क्या करता है, समुद्री जल गतिशील बनाए रखता है और जमने नहीं देता है, तो नौ संचलन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक और है, ज्वार के समय ऊपर चढ़े हुए जल को बांध बनाकर भाटे के साथ ऊंचाई से गिराकर विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। तो क्या क्या यहाँ पे लाभ हुए, पहला लाभ क्या हुआ है कि ये बंदरगाह पर जहाजों को आसानी से लाता है और ले जाता है। दूसरा, मछुआरों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये लाभदायी है। हाँ, ज्वार के साथ में अंदर, भाटे के साथ में वापस। फिर इसके बाद में आप देखेंगे जो गंदगी है उसकी सफाई करते हैं। कई सारी समुद्री वस्तुएं जो है वो समुद्र तट पर छोड़ जाते हैं, जिससे लोगों का रोजगार चलता है, वो तमाम सारी वस्तुएं बना के बेचते हैं। और एक तीसरा है कि ये समुद्री जल को गतिशील बनाए रखता है, अर्थात जमने नहीं देता है, तो नौ संचलन के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे विद्युत इससे उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है, इससे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। जैसे ज्वारीय विद्युत आप देखेंगे कई सारे देश कर रहे हैं, फ्रांस है, रसिया है, चाइना है, कनाडा है और जापान। तो ये आपको आरओ में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, आरओ में पूछे जाने लायक ये आपको क्वेश्चन है कि ज्वारीय विद्युत का प्रयोग करके कौन कौन से देश जो है वो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। तो फ्रांस है, रसिया है, चाइना है, कनाडा है, जापान है। भारत में भी विशाल संभावनाएं हैं। जैसे आप देखेंगे खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी दोनों कहां पे हैं, दोनों गुजरात में हैं, और यहाँ पे काफी ज्यादा ये कह सकते हैं विद्युत की संभावना यहाँ पे उत्पन्न होती है। फिर इसके अतिरिक्त भी है, देखो गंगा डेल्टा के सुंदरबन क्षेत्र में भी ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती। तो भारत में 3 ऐसी संभावनाएं जो आपसे आरओ में पूछी जा सकती हैं, वो कौन कौन सी है। एक तो गंगा डेल्टा का सुंदरबन क्षेत्र, बंगाल वाला एरिया है। फिर इसके बाद में गुजरात, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, यहां पे भी आप देखें। और देखो एक और है,
एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिमी बंगाल में या पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गा दुआनी में लगाया गया हुआ है, ठीक है। और ऐसी ही संभावनाएं हम खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में देख रहे हैं। तो भारत ज्वारी शक्ति में आप कह सकते हैं विद्युत उत्पन्न करने में एक अग्रणी देश बन सकता है, खासकर जब आप इनके नाम याद रखना, ठीक है। फ्रांस, रसिया, चाइना, कनाडा और जापान साथ में भारत भी उत्पन्न करने लग गया है। तो भारत भी अछूता नहीं रहा है। कहां कहां संभावनाएं हैं? तो ये 3 संभावनाएं हैं, अर्थात 3 जगह हैं जहां से ये पूछे जा सकते हैं। खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है और ये गंगा। महासागरी धाराएं, महासागरी धाराएं, ठीक है। थोड़ा लंबा खिंच रहा है। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार डिक्टेट कर देता हूं, और कल जो है हम लोग बात करेंगे महासागरीय धाराओं की। मेन चीजें बता देंगे आपको, क्यों उत्पन्न होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, ये चीजें मैं आपको कल बता दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, तो फैक्चुअल डाटा कल आपको मिलेगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लो भाई। एक बार डिक्टेट कर देता हूं, फिर फिनिश करता हूं, ठीक है। एक बार डिक्टेट करता हूं, फिर इसके बाद में हम इसको फिनिश करते हैं। तो हमने ज्वार भाटा पढ़ा हुआ है, ठीक है, कितनी तरह से आता है, ठीक है, कितनी तरह से आता है। तो एक हमने आयाम के आधार पर देखा था, और दूसरा हमने देखा था यहाँ पे ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, ऊंचाई के आधार पर देखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमने डिवीजन देखा 3, और इसमें हमने 2 डिवीजन देखा। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट भी देखा हमने, इसका हमने कॉन्सेप्ट देखा कि कब कब जो है दीर्घ ज्वार आता है, कब कब निम्न ज्वार आता है, इसकी हमने बात की। इसके बाद में ज्वार भाटा के लाभ क्या है, ठीक है, ज्वार भाटा के लाभ क्या है। और इसके बाद में हमने देखा ज्वारीय धाराओं द्वारा विद्युत कैसे उत्पन्न की जा सकती है, और वो कौन कौन से देश हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं आरओ में कि यहाँ विद्युत उत्पन्न की जाती है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत में भी ज्वारी कह सकते हैं कि संभावनाएं काफी ज्यादा है, खासकर खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा का सुंदरवन क्षेत्र। तो ये हमने बातें की। कल जो हम लोग बात करेंगे ये महासागरीय धाराओं की, एक साथ करा देंगे सारी महासागरीय धाराएं। कल एक क्लास में संभवतः आपको मिल जाएंगे, ठीक है, संभवतः आपको ये मिल जाएंगे। तो हम लोग कल यहीं से बात करेंगे। एक आवश्यक सूचना ये है कि नोटबुक आईएएस, इसका ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे। मैक्सिमम जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम सारे प्रोग्राम नोटबुक आईएएस रन कर रहा है, तो आप इससे जुड़ना ना भूलें। टेस्ट सीरीज से लेके क्लासेस आपकी चली रही है, तो इससे आप इस ऐप को डाउनलोड करें। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ये आप पे 2 मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर, आप इन पे फोन कर सकते हैं, ठीक है, आप इन पे फोन कर सकते हैं। चलिए, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग कल मिलेंगे। संभवतः क्लास कितने बजे होती है ये? हाँ, 12 बजे, ठीक है। तो 12 बजे ये क्लास अभी आपको मिल जाएगी। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। तो कल हम लोग महासागरीय धाराएं पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ऐप इंस्टॉल करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, तो बढ़िया होगा ना, मोटिवेशन मिलता है एक तो मास्टर को कि हाँ पढ़ाने में थोड़ा और जोश आता है, और हमारा संस्थान भी आपको फिर उसी तरह का आउटपुट देगा। तो मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल।